हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज का ये टेस्ट सीरीज 8वां है। बिहार दरोगा के लिए एलएसपी से चलाया जा रहा है और बिहार दरोगा के साथ साथ में ये टेस्ट सीरीज सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम देने वाले, जिसमें 40 क्वेश्चन का जीके जीएस का डिस्कशन कराया जाता है ना। और यह डिस्कशन सभी गवर्नमेंट एग्जाम में, जैसे बीएसएससी सीजीएल आने वाला है, उसमें 75 नंबर का जीके जीएस पूछे जाते हैं, है ना। रेलवे में भी 40 क्वेश्चन जीके जीएस पूछे जाते हैं। बीपीएससी में 150 क्वेश्चन जीके जीएस पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी, यूपीएसआई, ग्रुप डी सभी में जीके जीएस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इन सभी को लेकर के ये टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो उम्मीद करते हैं इस डिस्कशन को ध्यान से सुनेंगे और जो भी अगर फैक्ट होगा उसको हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। आज का टेस्ट नंबर है 8। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। तो आज टेस्ट नंबर 8 का ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि अजंता की गुफा में मूर्तियाँ दर्शाती है। तो अजंता की गुफा की मूर्तियाँ क्या दर्शाती है, ये क्वेश्चन कहने का मतलब इसका पूछना है कि अजंता की जो गुफा है वो कहाँ है और क्या दर्शाती है। तो अजंता की गुफा कहाँ है, सबसे पहला फैक्ट निकलता है कि ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है ये गुफा? महाराष्ट्र में है। और किसको समर्पित है? तो ये भगवान बुद्ध व उनका जीवन की वृत्ति कहानियों पर ये आधारित है। कहाँ? अजंता की गुफा। तो अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगर यहाँ से क्वेश्चन निकालें तो अजंता की गुफा में कुल गुफा की संख्या कितना है? तो अजंता की गुफा में कुल गुफा की संख्या 29 था। पहले कितना था? 29 था। लेकिन अब वर्तमान में कितना बचा है? अब वर्तमान में मात्र 6 गुफा ही बचा हुआ है ना। अब कितना बचा है? मात्र 6 गुफा ही वर्तमान में बचा हुआ है, जिसमें गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17 का संबंध किस काल से है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अजंता की गुफा है उसमें गुफा की संख्या 16 और 17 का संबंध किससे है? तो ये इस दोनों गुफा का संबंध गुप्त काल से है। किस काल से है? इन दोनों गुफाओं का संबंध गुप्त काल से है। तो गुफा की संख्या 16 में क्या है? तो गुफा संख्या 16 में मरनासा राजकुमारी के बारे में चर्चा किया गया है। और गुफा संख्या 17 में क्या है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुफा संख्या 16 में मरनासन राजकुमारी के बारे में चर्चा किया गया है और गुफा संख्या 17 में बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा किया गया है, यानी बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के जीवन पर चरित्र का वर्णन किया गया है। अगर बात करें महात्मा बुद्ध से क्वेश्चन निकालना है तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ है लुम्बिनी? है नेपाल में, है ना। लुम्बिनी में, नेपाल में। जन्म का प्रतीक इनसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा चुके हैं इनके। जन्म का प्रतीक क्या है? तो जन्म का प्रतीक हाथी है ना, हाथी और कमल। युवा का प्रतीक क्या है? तो इनका युवा का प्रतीक सांड है। क्या? सांड है युवा का प्रतीक। सांड और बैल दोनों आता है। युवा का प्रतीक सांड और बैल। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा, जिसे महान विनिष्क्रमण कहा जाता है। जब महात्मा बुद्ध घर त्याग दिए थे तो उनको उस घटना को क्या नाम दिया था? महाविनिष्क्रमण दिया गया था, है ना। और ज्ञान प्राप्ति घटना को क्या कहा जाता है? तो ज्ञान प्राप्ति घटना को निर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्ञान प्राप्ति घटना को निर्वाण कहा जाता है। और बात करते हैं इनको मृत्यु घटना कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुआ था तो उस घटना का क्या नाम दिया गया था? तो महापरिनिर्वाण, है ना। महापरिनिर्वाण या इनका स्तूप का भी नाम दिया गया है। मृत्यु की घटना का महापरिनिर्वाण किया गया था। जब उनका मृत्यु हो गया था तो उनके अस्थि कलश को स्तूपों में बांटा गया था। 8 स्तूपों में बांटा गया था। अगर बात करें तो गुप्त काल का, तो गुप्त काल में बाघ की गुफा है। गुप्त काल में क्या है? बाघ की गुफा से संबंध रखता है। दोनों बताए थे, 16 एवं 17 का संबंध गुप्त काल से है। गुप्त काल में एक बाघ की गुफा है जो लौकिक विषय से संबंध रखता है, जिसे गैर धार्मिक साहित्य बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन कहा गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? कृषि के साथ पशुपालन या सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व या सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के प्रतिस्पर्धा। तो
सार्वजनिक का मतलब क्या होता है, समाजवादी। और अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था को कितने भागों में, तो अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन, तो पहला होता है पूंजीवादी, दूसरा होता है समाजवादी, तीसरा होता है मिश्रितवादी। पहला होता है समाजवादी, दूसरा होता है समाजवाद, पहला पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी में क्या होता है, निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है। पूंजीवादी क्षेत्र में क्या होता है, निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है। और इसमें क्या होता है, अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो ये किनकी देन माना जाता है, तो एडम स्मिथ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो किनका देन है, एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ की एक रचना है वेल्थ ऑफ नेशन। क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन इनकी रचना है एडम स्मिथ की। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सरकार का कोई अस्तित्व नहीं होता, सरकार का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसे क्या होता है, इसे और क्या कहते हैं, तो इसमें डालो और निकालो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है, या डालो और निकालो की अर्थव्यवस्था। अगर समाजवादी की अगर बात करें तो समाजवादी में क्या होता है, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र का नाम दिया गया है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का देन किसे कहा जाता है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का देन रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। किसे, समाजवादी अर्थव्यवस्था का देन रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था क्या है, तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र को दोनों में रखा जाता है। तो पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो ये भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। कैसा है, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्या हुआ था, भारत में औद्योगिक नीति को, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्या हुआ था, औद्योगिक अधिनियम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा क्या हुआ था, 6 अप्रैल 1948 को, 6 अप्रैल 1948 को क्या एक समाजवादी अर्थव्यवस्था प्रस्तुत किया गया था, जिसमें घोषणा किया गया था कि भारत की, जिसमें क्या घोषणा किया गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था जो होगी वह मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था होगी। किन्होंने कहा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था होगी। फिर यहाँ से क्वेश्चन निकालते हैं कि भारत का पहला कारखाना अधिनियम कहाँ कब लागू हुआ था, तो भारत का पहला कारखाना अधिनियम 1881 में लागू हुआ था। किनके शासनकाल में, तो इस समय कौन थे, भारत का वायसराय कौन थे, लॉर्ड रिपन, है ना। लॉर्ड रिपन के काल में ही भारत का पहला कारखाना अधिनियम लागू किया था, जिसमें क्या हुआ था, तो बच्चों को यानी बाल श्रमिकों का संरक्षण दिया गया था, यानी बाल श्रमिकों को आरक्षण दिया गया था। किसमें, 1881 में भारत का पहला कारखाना अधिनियम के तहत। दूसरा कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1891 में। 1891 में इसमें वायसराय कौन थे, लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन उस समय भारत के वायसराय थे। और उनके काल में क्या हुआ था, 1891 के में क्या हुआ था, महिला श्रमिकों को संरक्षण दिया गया था। 1881 में बाल श्रमिकों को संरक्षण दिया गया था, लेकिन 1891 में महिला श्रमिकों को संरक्षण दिया गया था। और तीसरा 1992 में किसको संरक्षण दिया गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय काल में पुरुष श्रमिकों को संरक्षण दिया गया था, पुरुष श्रमिकों को संरक्षण दिया गया था। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, यानी मिश्रित से ही क्वेश्चन निकालते हैं कि मिश्रित कृषि कैसे कहते हैं। तो मिश्रित कृषि में केवल कृषि नहीं आता है, कृषि के साथ साथ पशुपालन होता है, उसको हम मिश्रित कृषि कहते हैं, है ना। मिश्रित कृषि में लोग बहुत समझते हैं धान भी उगा दिए, चावल भी उगा दिए, गेहूँ भी उगा दिए, उसको मिश्रित कृषि कहते हैं। नहीं, उसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन अगर हम करते हैं तभी हम मिश्रित कृषि के अंतर्गत उसको कह सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं, तो प्राक्कलन समिति में क्या होता है, तो प्राक्कलन समिति के सदस्य मतलब कौन होते हैं, तो प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल कहाँ से, केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। कितने, केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। और प्राक्कलन समिति के सदस्य की संख्या कितना होती है, 30। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 30। और लोक लेखा समिति की अगर बात करें तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितना होता है, 22 होता है, 15 राज्यसभा से और 7 लोकसभा से,
15 लोकसभा 7 राज्यसभा से लोक लेखा समिति के सदस्य कितना होता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितना है, तो 22 है ना। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को क्या कहता है। यह एक ऐसी संस्था है, तो यह अस्थायी रूप से वित्तीय समिति का संस्था है, इसमें कुल सदस्य संख्या कितना होता है, 30। अगर बात करते हैं तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष 3 सदस्यों में से लोकसभा के स्पीकर द्वारा चुना जाता है, यानी इन्हीं 30 में से कोई एक सदस्य को चुना जाता है। और प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति जो होता है उसको क्या कहते हैं, जुड़वा बहन भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति की अगर बात करें तो यह भी कैसी एक संस्था है, तो लोक लेखा समिति यह भी एक अस्थायी वित्तीय समिति है ना। इसमें बताया अभी कि इसमें सदस्य संख्या कितना होता है, 22, 15 और 7, 15 7 22। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का काम क्या होता है, तो लोक लेखा समिति का काम होता है, CAG का नाम सुने होंगे, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्या होता है, CAG की रिपोर्ट की जांच करता है। क्या करता है, CAG के रिपोर्ट की जांच करता है कौन, लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है ना। इसका अध्यक्ष कौन होता है, लोक लेखा समिति के विपक्षी दल के नेता होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन INA से संबंध नहीं है, कौन INA से संबंध नहीं है। गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, शाहनवाज खान और जनरल मोहन सिंह, और कौन है, RC दत्त। तो क्या हुआ, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से INA से संबंध नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा RC दत्त। यानी इंडियन नेशनल आर्मी का संबंध किनसे नहीं था, RC दत्त से नहीं था। बाकी गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, शाहनवाज खान और जनरल मोहन सिंह का इंडियन नेशनल आर्मी से संबंध था, है ना। यानी इसे आज़ाद हिंद फौज कहा जाता है। इंडियन नेशनल आर्मी को क्या कहा जाता है, आज़ाद हिंद फौज। इसी को हिंदी में आज़ाद हिंद फौज का। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था, तो 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में जापान में किसने किया था, तो 1942 ईस्वी में जापान में रास बिहारी बोस, नॉट घोष, रास बिहारी बोस, इन्होंने स्थापना किया था किसको, INA। जब भी क्वेश्चन में बता रहे हैं इसकी स्थापना INA के किया था, रास बिहारी बोस। कब, तो 1942 ईस्वी में जापान में, है ना, याद रखना है जापान में। एक आता है क्वेश्चन रास बिहारी घोष, है ना, रास बिहारी घोष। तो घोष से क्वेश्चन निकालना है, तो ये 1907 ईस्वी में क्या हुआ था, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कौन, 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, है ना। और INA के पूछा जाता है कि INA के कैप्टन कौन थे, तो मोहन सिंह। INA की, इंडियन नेशनल आर्मी की INA की दिमाग की उपज कहा जाता है, यानी कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी INA, है ना, इंडियन नेशनल आर्मी। और प्रथम कैप्टन भी कौन थे, तो कैप्टन मोहन सिंह ही प्रथम कैप्टन INA के थे। और INA का पुनर्गठन कब किया गया था, तो INA का पुनर्गठन किया गया था 1943 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में सिंगापुर में, किसके द्वारा, तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा INA का पुनर्गठन किया गया था, कहाँ, सिंगापुर में। और बात करते हैं प्रेम सिंह सहगल, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो और शाहनवाज खान, इन सभी का क्या हुआ था, मुकदमा लाल किले में चल रहा था। नवंबर 1945 में क्या हुआ था, इन पे मुकदमा चल रहा था लाल किले में। और इनके बचाव पक्ष का वकील कौन थे, तो इन तीनों का बचाव पक्ष का वकील थे तेज बहादुर सप्रू। कौन थे, इनके बचाव पक्ष के वकील थे तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू और KN काटजू, इनके बचाव पक्ष के वकील थे। और इनका नेतृत्व कौन किया था, इन तीनों का नेतृत्व भुल्ला भाई देसाई द्वारा किया गया था। किनके द्वारा, भुल्ला भाई देसाई द्वारा इनका नेतृत्व, बचाव पक्ष का नेतृत्व भुल्ला भाई देसाई के द्वारा किया गया था।
यानी प्रेम सिंह सहगल, आजाद प्रेम सिंह सहगल और गुरदयाल सिंह ढिल्लों और मोहन सिंह के ऊपर जो केस चल रहा था लाल किला में, उनके बचाव पक्ष का वकील कौन थे? तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और के.एन. काटजू, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? भुल्ला भाई देसाई के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार के अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए? यानी 1919 भारत परिषद अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? प्रांतीयों में द्वैध शासन लागू किया था। प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब भारत परिषद अधिनियम 1919 है ना, 1919 को उस समय वायसराय कौन थे? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। 1919 भारत परिषद अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसमें मॉन्टेग्यू क्या थे? तो मॉन्टेग्यू राज सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड क्या थे? तो चेम्सफोर्ड वायसराय थे, है ना। इसलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 को कहा जाता है। विशेषता क्या थी? तो 1919 भारत परिषद अधिनियम की विशेषता क्या थी? तो पहला विशेषता थी कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, है ना। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। दूसरा यहाँ से निकलता है कि सिख, जैन, बौद्ध और यूरोपियन के लिए पृथक निर्वाचन की बात कहा गया था। किसमें? सिख धर्म और जैन धर्म और बौद्ध धर्म और यूरोपियन के लिए पृथक निर्वाचन के लिए बात कहा गया था। तीसरा यहाँ बात रखा गया था क्या? कि महिलाओं का मताधिकार दिया जाए, है ना। महिलाओं का मताधिकार देने का किस अधिनियम के तहत? तो भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत ही दिया गया है महिलाओं का मत देने का अधिकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन संबंध थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी के साथ इन्होंने सहयोग किया था। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में, है ना। चंपारण कहाँ है? बिहार में। चंपारण बिहार में है। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो इनसे क्या क्वेश्चन निकाला? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी, हरीशचंद्र मुखर्जी। लेकिन पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन तुरंत कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कब? 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे, जबकि 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है ना। तो मुद्रास्फीति को रोकने के लिए अस्थायी रूप से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मुद्रा की आपूर्ति में कमी करना, यानी जब मुद्रास्फीति अस्थायी रूप से रोकना है तो क्या करना होगा? मुद्रा की आपूर्ति में कमी करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुद्रा का अवमूल्यन किसको बढ़ाने में सहायक होता है? तो मुद्रा का अवमूल्यन किसको बढ़ाने में सहायक होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सही होगा? मुद्रा का अवमूल्यन बढ़ाने में किसका? निर्यात को बढ़ाने में सहायक होता है, जबकि आयात को करने में क्या होता है? तो आयात को कमी होता है। मुद्रा का जब अवमूल्यन होता है तो क्या होता है? आयात में कमी होता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन निकालते कि मुद्रा का अवमूल्यन क्यों होता है, तो मुद्रा का अवमूल्यन किस लिए होता है कि जब सरकार द्वारा जब जानबूझकर क्या होता है, जब सरकार द्वारा जानबूझकर किसी विदेशी राष्ट्र की तुलना में मुद्रा का मूल्य की तुलना में अपने देश के मुद्रा का मूल्य क्या होता है? कम कर दिया जाता है ना। जैसे मान लें कि एक दूसरे देश से मूल्य का अवमूल्यन करना, जैसे भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान का मूल्य कितना है मान लेके चलते हैं, अगर मान लीजिए उसका किसी वस्तु का कीमत है 10 रुपया, है ना,
लेकिन वही वस्तु यहाँ से क्या होगा 8 रुपये में, यहाँ पे वही उसी वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा 8 रुपया। यानी वस्तु के मूल्य में क्या हो जाता है कमी कर दिया जाता है। एक दूसरे विदेशी राष्ट्र की तुलना में अपना राष्ट्र के मूल्य में क्या होता है कमी कर दिया जाता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि अगर मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है तो मुद्रा का अवमूल्यन देश के किसको किसको लाभ होता है। तो मुद्रा का अवमूल्यन से देश के आंतरिक क्षेत्र में मुद्रा के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या होता है देश के आंतरिक क्षेत्र में मुद्रा के मूल्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार हो चुका है अब तक 3 बार। कब 1949 है ना, 1949, 1966 और 1992, 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है। तो मुद्रा का अवमूल्यन से में क्या होता है सबसे पहला कि इसको फायदा होता है निर्यात में वृद्धि करने में फायदा होता है, आयात में कमी होता है ना, निर्यात में वृद्धि आयात में कमी। और व्यापार कैसा होता है संतुलन होता है, बैलेंस हो जाता है। अवमूल्यन करने से व्यापार कैसा होता है बैलेंस हो जाता है। और प्रतिकूल स्थिति कैसी होती है बाजार व्यवस्था में, प्रतिकूल स्थिति में सुधार होता है। कैसा होता है प्रतिकूल स्थिति में सुधार होने लगता है। और विदेशी मुद्रा भंडार में क्या होता है वृद्धि होने लगता है। विदेशी मुद्रा भंडार में क्या होता है वृद्धि होने लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन कौन अपने पद पर रह सकते हैं। तो भारत की राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा सही, इसका ऑप्शन राज्यपाल। राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति तक प्लस में प्रधानमंत्री पीएम है ना, और मंत्रिपरिषद। पीएम प्लस मंत्रिपरिषद क्या होते हैं राष्ट्रपति के अपने मर्जी तक अपने पद पर बने रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तालचर प्रसिद्ध है किस लिए। तो तालचर किस लिए प्रसिद्ध है। तो तालचर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तालचर किस लिए प्रसिद्ध है तो कोयला के लिए। तालचर कहाँ है उड़ीसा में है। कैसा है तालचर उड़ीसा में है। और उड़ीसा में तालचर थर्मल पावर स्टेशन भी है। कैसा है थर्मल पावर स्टेशन भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। पहला जल विद्युत शक्ति कहाँ पे अधिकृत किया गया था तो शिव समुद्रम में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शिव समुद्रम, शिव समुद्रम कहाँ है तो कर्नाटक में। अब कब हुआ था तो 1902 ईस्वी में। यानी पहला जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था तो शिव समुद्रम कर्नाटक में 1902 ईस्वी में। और दामोदर जल विद्युत निगम कब किया था 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी जल परियोजना को शुरुआत किया था 1948 ईस्वी में। प्रथम बार जल विद्युत का उत्पादन हाइड्रोलिक पावर किस कहाँ से तो शिव समुद्रम में ही शुरू किया गया था। और 1897 में कहाँ हुआ था तो 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सिंदरे बाग में। 1897 में दार्जिलिंग के सिंदरे बाग में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा राज्य नीति के नीति तत्व सिद्धांत नहीं है। यानी राज्य के नीति तत्व के सिद्धांत नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय प्रोत्साहन में शांति, 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, गोवैध निषेध और निजी संपत्ति। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनका संबंध किससे नहीं है तो राज्य के नीति तत्व सिद्धांत नहीं है निजी संपत्ति है ना, क्योंकि निजी संपत्ति एक वैधानिक अधिकार है लेकिन मूलभूत अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ये पहले अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार, ये मूलभूत अधिकार था, लेकिन मौलिक अधिकार से हटा करके कब 44वें संविधान संशोधन के तहत 300 के कम में रखा गया है संपत्ति का अधिकार को। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी सब तीनों ऑप्शन सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन करना, 14 वर्ष से बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये सभी क्या है राज्य के नीति तत्व, गोवैध निषेध, ये सभी आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसके अंतर्गत आता है तो कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। और कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। और केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत कौन आता है तो लक्षद्वीप।
लक्षद्वीप हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। और पुदुचेरी कहाँ आता है? तो पुदुचेरी चेन्नई हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर बात करते हैं यहीं से क्वेश्चन निकालना है तो कोलकाता हाईकोर्ट के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो अंडमान निकोबार और द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता जो क्वेश्चन में पूछा गया है, लक्षद्वीप केरल और पुदुचेरी चेन्नई, दादर नगर हवेली बम्बई प्लस दादर नगर हवेली बम्बई हाईकोर्ट के क्षेत्र के अधिकार में आता है। दमन दीव भी बम्बई हाईकोर्ट के क्षेत्र में अधिकार में आता है। और लद्दाख हाईकोर्ट जम्मू कश्मीर के अधिकार में आता है। लद्दाख हाईकोर्ट जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ हाईकोर्ट पंजाब और हरियाणा। चंडीगढ़ हाईकोर्ट के अंतर्गत पंजाब और हरियाणा को क्षेत्र में रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब संसद के दोनों सदन के किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो जाता है तो क्या होता है? अगर कोई साधारण विधेयक पर मतभेद हो जाता है तो उसको कैसे सुलझाया जा सकता है? तो दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुला करके, है ना, दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाते हैं तब जाके इसको समाधान किया जाता है। और इसमें क्या होता है? बुलाता कौन है? तो इसको बुलाता है राष्ट्रपति। इसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 108 के तहत, है ना। और अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष ही इसकी अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद 118 के तहत इस संसद के लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करता है, जबकि बुलाता है राष्ट्रपति। दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मतभेद हो जाता है तो क्या होता है? इनको बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? तो इसका अध्यक्ष हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। राज्यसभा के अध्यक्ष ही लोकसभा के गैर सदस्य अध्यक्षता करता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन निकालना है तो राज्यसभा में क्या होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष वही उपराष्ट्रपति होता है। कैसा होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद किसके तहत? तो अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा का अध्यक्ष होते हैं कौन? उपराष्ट्रपति। 89 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति न तो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, न ही राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे। वो एक गैर सदस्य के रूप में राज्यसभा के अध्यक्षता करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति के चुनाव कैसे होता है? यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लेते हैं भाग। तो राष्ट्रपति में क्या होता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा, है ना, यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य, दोनों निर्वाचित सदस्य, नॉट मनोनीत नहीं लेते हैं भाग। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य यानी निर्वाचित सदस्य, दो लोकसभा, राज्यसभा और प्लस विधानसभा, तीनों के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के हिस्सा लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में। लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या होता है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत, है ना, निर्वाचित प्लस मनोनीत तीनों हिस्सा लेते हैं। जैसे मान के चलते हैं राष्ट्रपति 14 लोगों को मनोनीत करता है लोकसभा और राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2। उस तरह से राज्यपाल भी अपने विधानसभा में 1 लोगों को मनोनीत करता है। इस तरह से क्या होता है? लोकसभा में इनके निर्वाचन में क्या होता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत तीनों हिस्सा लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान जो संवैधानिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार नहीं है, तो वह कौन सा है? तो मूलभूत अधिकार नहीं है। कैसा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार कैसा है? मूलभूत अधिकार नहीं है। इसलिए अभी बताए थे 300 के कम में रखा गया है, वर्तमान में ये वैधानिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ से क्वेश्चन निकालते धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कब है? किस में दिया गया था? 25 से 28 में, है ना। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार किस में है? तो अनुच्छेद 29 एवं 30 में। 29 एवं 30 में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 एवं 24 में। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में? तो
24 में, लेकिन बलात् श्रम निषेध किस में है? तो 23 में, है ना। बलात् श्रम दोनों एसआई के एग्जाम में पूछा जा चुका है, मेंस के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बलात् श्रम निषेध अधिकार किस में है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 23-24 दोनों दिया हुआ था, लेकिन 23 में आता है, क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार 24 में है। दोनों शोषण के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अगर मानते हैं कि स्वयं कणों वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। जैसे चालन में ठोस में हो गया, चालन में कोई भी धातु है उसमें चालन होता है। संवहन हो गया, जैसे वायु का बहना किसका एग्जाम्पल है? वायुमंडल में संवहन के द्वारा। और हमारा पृथ्वी गर्म होता है किसके द्वारा? तो विकिरण के द्वारा। किसका? हमारा पृथ्वी गर्म होता है विकिरण के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकार को प्रवृत्त करने के लिए निम्नलिखित रीतों में से कौन सा रीट जारी की जा सकती है ना। तो मौलिक अधिकार जो है उसको प्रवृत्त कराने के लिए तो निम्नलिखित में कौन सा रीट जारी की जा सकती है? तो बंदी प्रथक्करण, परमादेश और क्या है? निषेध उत्प्रेषण। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बंदी प्रथक्करण, है ना। हाबियस कॉर्पस अनुच्छेद 32 के तहत 5 तरह का रीट जारी होता है, लेकिन बंदी प्रथक्करण में क्या होता है कि किसी भी अगर प्रशासन के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अगर कैद किया गया है तो उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा बंदी प्रथक्करण के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेशों के लिए एक सामान्य न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो सामान्य न्यायालय की स्थापना की जा सकती है किसके द्वारा? तो संसद द्वारा कानून बनाकर। किसके द्वारा? संसद द्वारा कानून बनाकर 2 या अधिक राज्यों को संघीय सामान्य न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो कौन थे संवैधानिक सलाहकार? कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, BN राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। जबकि जवाहरलाल नेहरू कौन थे? उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किए थे। कब? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संसद में प्रस्तुत किए थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। और उद्देश्य प्रस्ताव को तैयार किसने किया था? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उद्देश्य प्रस्ताव को तैयार किसने किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को तैयार मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को तैयार किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान गलत है? किस जोड़े का मिलान गलत है? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, आपको देख सकते हैं। इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क सही है। इंसेफ्लाइटिस का संबंध मस्तिष्क से। बृहदांत्र, जिसे क्या कहते हैं? बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है? सीकम, रेक्टम और कोलोन तीनों पाया जाता है। हेपेटाइटिस का संबंध यकृत से है, लीवर से। लीवर क्या है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी बाह्य अस्रावी ग्रंथि है। कौन? यकृत। और पीलिया का संबंध गला से नहीं है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पीलिया का संबंध किससे है? तो इंटेस्टाइन से है, आंत से है ना। जॉन्डिस अगर होता है तो उससे प्रभावित अंग कौन होता है? आंत। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में से किसमें नाइट्रोजन का जैव स्थिरीकरण सामान्यतः अधिक होता है? तो क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैविक स्थिरीकरण किसमें सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आंसर का सही हो जाएगा। यानी दाल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि दाल किसके अंतर्गत आता है? क्वेश्चन पर यहाँ से पूछा जा चुका है कि दाल किस के अंतर्गत आता है? दाल दलहनी पौधा के अंतर्गत आता है, दलहनी कुल के अंतर्गत आता है ना। और दाल
फलीदार पौधा है, कैसा है, लिगुमिनेसी कुल के अंतर्गत आता है। दलहनी कुल के अंतर्गत कैसा है, तो दाल लिगुमिनेसी कुल के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या होता है, अगर बात करें तो दलहनी कुल में कुछ एग्जाम्पल में बैक्टीरिया जीवाणु का उदाहरण पूछा जाता है कि राइजोबियम किसका उदाहरण है, तो दलहनी के पौधे में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। किसका, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। क्लोस्ट्रिडियम जीवाणु क्या करता है, तो क्लोस्ट्रिडियम जीवाणु धान के खेत में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। एजिटोबैक्टीरियम भी है, एजिटोबैक्टीरियम भी धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है, तो फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी कौन सी यौगिक है, यानी किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का क्या प्रयोग किया जाता है, तो AgI2 का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। किसको, सिल्वर आयोडाइड का, क्लोराइड के बदले अगर आयोडाइड रहता तो कृत्रिम वर्षा में इसका प्रयोग किया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है, तो हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विटामिन एवं खनिज क्या है, खाद्य पदार्थ है जिससे हमको ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है, हमको एनर्जी मिलता है। और सबसे अधिक एनर्जी किससे मिलता है, तो वसा से, दूसरा कार्बोहाइड्रेट से, है ना, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा प्रोटीन से। यहाँ से पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कैलोरी किसका है, तो 9.43 वसा में पाया जाता है कैलोरी, 9.43, और कार्बोहाइड्रेट में कितना, तो 5.43, और प्रोटीन में 4.3। इस तरह से इसका कैलोरी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इसको मिलान करना है कौन कौन सुमेलित नहीं है। तो एनीमोमीटर से क्या होता है, वायुयान की चाल नापा जाता है। एनीमोमीटर से क्या होता है, वायुयान की चाल मापा जाता है। और अमीटर से क्या होता है, विद्युत धारा मापा जाता है। पायरोमीटर से क्या होता है, उच्च ताप मापा जाता है ना, पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। जबकि टोकोमीटर से क्या होता है, गति मापा जाता है ना, स्पीड मापा जाता है टोकोमीटर से। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी ये गलत है तो ये सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए। कौन, एस चंद्रशेखर ने क्या किया था, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किया था। कब किया था, तो इन्होंने 1983 ईस्वी में, कब, 1983 ईस्वी में ब्लैक होल घटना की खोज किया था। कौन, एस चंद्रशेखर ने, है ना। और हरगोविंद खुराना से अगर क्वेश्चन निकालना है तो हरगोविंद खुराना क्या किए थे, तो जेनेटिक कोड की खोज किए थे, है ना। जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था, तो हरगोविंद खुराना ने, खुराना ने। कब किया था, तो 1968 ईस्वी में, है ना। 1968 में जेनेटिक कोड खोजने के उपरांत किया गया था, इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। CV रमन तो क्या थे, प्रथम भारत के वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज किया था। इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज किया था। और एस रामानुजम क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे, कैसे थे, गणितज्ञ थे। तो उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन निकल गया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था किसके द्वारा, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले ऑस्टेड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑस्टेड ने ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को खोज किया था। और फैराडे ने क्या किया था, तो विद्युत धारा का अवधारणा किया था, कैसे, इलेक्ट्रिसिटी की खोज किया था। वोल्ट मीटर के द्वारा किया हुआ था, तो वोल्ट मीटर के द्वारा, वोल्टा द्वारा किया गया था। वोल्ट मीटर की खोज किसने, वोल्टा मीटर के द्वारा। हेनरी का मात्रक क्या होता है, प्रेरकत्व हेनरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस मिलान करना है, इस क्वेश्चन को मिलान करना है। क्या मिलान करना है कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध है।
तो मानस कहाँ पे है? तो मानस असम में है। मानस कहाँ है? असम में। किसके लिए? तो टाइगर रिजर्व के लिए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 3, ए का 3 हो जाएगा। मानस किसके लिए है? तो टाइगर रिजर्व के लिए है। दशीग्राम कहाँ है? तो दशीग्राम जम्मू कश्मीर में है। दशीग्राम जम्मू कश्मीर में किसके लिए है? तो दशीग्राम। और काजीरंगा कहाँ है? तो काजीरंगा भी असम में है, गेंडा के लिए। काजीरंगा गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और मुदुमलाई किसके लिए है? तो मुदुमलाई हाथी के लिए है ना। और दशीग्राम हुंगुल के लिए। तो ये चारों को मिलाना सही हो गया। असम में मानस असम टाइगर के लिए, दशीग्राम हुंगुल के लिए, मुदुमलाई हाथी के लिए, काजीरंगा गेंडा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश किसके बाद हुआ था? तो भारत में योजना अवकाश किसके बाद हुआ था? तो ऑप्शन है 1962 के चीन के भारत युद्ध के दौरान, 1966 के सूखा के दौरान, या 1971 बांग्लादेश संकट के दौरान, यानी 1965 भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 1966 के सूखा के कारण योजना अवकाश किया गया था। क्यों? कि प्रथम योजना कब हुआ था? तो 51 से 56। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 था। फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61, है ना। तीसरे पंचवर्षीय योजना 61 से 66। लेकिन 66 के बाद क्या हुआ था? 66 के सूखा आने के बाद क्या हुआ? योजना अवकाश लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र में मिलाने वाली नहर कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कील नहर। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को मिलाती है। स्वेज नहर क्या होता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। पनामा नहर किसे? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। यहाँ एक और नीचे है ऑप्शन सू नहर। सू नहर क्या करता है? सुप्रियल झील और हिरन झील, सुप्रियल झील और हिरन झील को जोड़ता है कौन? सू नहर। ये कहाँ है? अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है। और विश्व का सबसे व्यस्त नहर किसे कहा जाता है? तो जो क्वेश्चन है अपना ऑप्शन नंबर ए इसका कील नहर। तो विश्व का सबसे व्यस्त नहर है कील नहर। फिर यहाँ से क्वेश्चन निकाल रखा है कि भारत का सबसे क्या विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो सुप्रियर झील है। सुप्रियर झील कहाँ है? अमेरिका में ही है। अमेरिका और कनाडा के सीमा पर ही है सुप्रियर झील। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं यहाँ से, सामान्य मूत्र में विटामिन नहीं, विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना है? तो ग्लूकोज का प्रतिशत कितना है? तो जो हम लोग मूत्र होता है, यूरिन होता है, तो यूरिन में ग्लूकोज कितना होता है? 0.1%। 0.1% के कारण ही इसमें पूछा जाता है ग्लूकोज कितना परसेंट है? तो 0.1 के कारण इसमें मिठास पाया जाता है। इसके बाद इसमें क्या होता है? यूरिन निकलता है तो उसमें क्या होता है? चींटियाँ लग जाती हैं। ज़्यादा होने के बाद क्या होता है? डायबिटीज का भी खतरा रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैलेमाइन किसका अयस्क है? तो कैलेमाइन किसका अयस्क है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जस्ता का अयस्क है कैलेमाइन। और आयरन में किसका है? तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। किसका है? आयरन लोहा का अयस्क, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, है ना। लिमोनाइट किसका है? आयरन का अयस्क है। और तांबा का एकमात्र अयस्क कौन है? क्यूपराइट। क्यूपराइट किसका अयस्क है? क्यूपराइट मतलब कॉपर, तांबा का अयस्क है क्यूपराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम की अगर बात करें तो बॉक्साइट, है ना। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत कितना है? तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में वृद्धि कितना थी? 17.7% है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें क्या कहता है, जब सांद्र H3 का एक भाग सांद्र HCl के 3 भागों में मिश्रित किया जाता है तो एक शक्तिशाली विलायक उत्पन्न होता है, उसका नाम क्या है ना। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? एक्वारेजिया। इसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में क्या होता है? HCl 3HCl प्लस HNO3 तीनों मिलाते हैं तो क्या होता है? अम्लराज बनता है ना। अम्लराज बनता है। और एक्वारेजिया का प्रयोग क्या करता है? सोना पूरा में घुल जाता है, सोना में पूरा घुल जाता है एक्वारेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है?
तो सोडा वाटर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का सोडा वाटर बनाने में प्रयोग किया जाता है। शुष्क बर्फ का प्रयोग करने में किसका होता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को प्रयोग किया जाता है ना। सोडियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा बनाने में काम आता है, और यहाँ पे आता है सोडियम क्लोराइड का नमक के नाम से जाना जाता है ना, खाने वाला नमक सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस वर्ष रखा गया था, तो 1955 ईस्वी में, है ना। इन 1955 ईस्वी में क्या हुआ था, इंपीरियल बैंक नाम दिया गया था और उसको चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था 1955 में। पहले इसके इंपीरियल बैंक की स्थापना कब किया था, 1921 ईस्वी में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में। और 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किया गया था, यानी 1 जुलाई 1955 ईस्वी। कभी कभी डेट भी कन्फर्म पूछता है कि इसका डेट कब है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब किया गया था, तो 1 जुलाई 1955 को गोरवाला समिति के सिफारिश पर, किसको, गोरवाला, करिया नहीं, गोरवाला समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना किया गया था, भारतीय स्टेट बैंक। और इसी समय क्या होता, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है, तो कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, नर्मदा। अरब सागर में नर्मदा प्लस ताप्ती क्या है, तो दोनों नदियाँ अरब सागर में जाकर मिल जाती है। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो अमरकंटक पहाड़ी, है ना, सतपुड़ा पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से ही ये नदियाँ निकलती हैं। और ताप्ती नदी मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है, दोनों जाके अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। यहाँ से नर्मदा और ताप्ती से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वह कौन सी दो नदियाँ हैं जो भारत के पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है ना। तो पश्चिम की ओर नर्मदा मतलब ताप्ती नदी ही प्रवाहित होती है, और यह अपना जल कहाँ गिराती है, तो खंभात की खाड़ी में, है ना, खंभात की खाड़ी में अपना दोनों जल गिरा देती है। महानदी उड़ीसा में है ना, महानदी उड़ीसा में। गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो गोदावरी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर कई बार एग्जाम में पूछा चुका है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। और कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में समस्या होने पर डायलिसिस दी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा किडनी, है ना, यानी वृक्क, जिसको वृक्क कहा जाता है। यानी किडनी में जब प्रॉब्लम हो जाता है तो क्या होता है, खून सप्लाई नहीं हो पाता, इसे डायलिसिस कराया जाता है ना, डायलिसिस कराते हैं। और हृदय के बात करते हैं, तो हृदय किस झिल्ली से घिरा हुआ है, तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन पेरिकार्डियल झिल्ली से घिरा हुआ है ना। और इसमें एक द्रव पाया जाता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड द्रव पाया जाता है। फेफड़े की बात करें तो फेफड़े की इकाई किसे कहा जाता है, अल्वेओली। फेफड़े की इकाई को क्या कहता है, अल्वेओली। यकृत हमारा क्या है, शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। अगर छोटा की बात करें तो पीनियन ग्लैंड शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है ना, ये सभी दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो थायराइड ग्लैंड शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। जबकि यकृत शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। अग्न्याशय से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अग्न्याशय कैसा है, तो एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस नदी पर हीराकुंड बांध परियोजना स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना स्थित है। चंबल नदी पर कौन है, तो गांधी सागर, है ना,
चंबल नदी पर गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर और कोटा बैरेज, कोटा बैरेज ये सब चंबल नदी पर है। कौन कौन? गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा सागर, कोटा बैरेज। कोटा बैरेज कब किस पे है? तो चंबल नदी पर है। और गोदावरी नदी की अगर बात करें तो गोदावरी नदी में क्या है? तो जायकवाड़ी परियोजना है। जायकवाड़ी परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में है। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में है। और दामोदर से क्या होगा? दामोदर नदी घाटी परियोजना कहाँ है? झारखंड में दामोदर नदी पर 1948 ईस्वी में चर्चा किए हैं। इसको 1948 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो ये रहा आज का 40 क्वेश्चन का डिस्कशन। अगर इस डिस्कशन अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से आपको कोई पैसा नहीं लगता है लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में, और हमको कोई फ़ायदा भी नहीं होता है, पैसा भी नहीं मिलता है कि हमको लाइक किया पैसा है, लेकिन एक मोटिवेशन मिलता है कि इतने लोगों ने इस वीडियो को देखा है और देख करके उनको कुछ फ़ायदा हुआ है, देख करके कुछ ज्ञान मिला है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।